नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ का विशेष सांकेतिक भाषा का बुलेटिन। मैं हूं मुकुल शर्मा और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की पहली सूची। 3 सांसदों को मिला टिकट। स्वयं बापू राव को बोध से, अरविंद धर्मपुरी को कोरतला से और बंदी संजय कुमार को करीमनगर से मैदान में उतारा। भारत ने मिस्र के रास्ते फिलिस्तीन के लिए भेजी मानवीय मदद। करीब 38 टन चिकित्सा और राहत सामग्री लेकर भारतीय वायुसेना का C-17 विमान रवाना। मिस्र में अल अरिश हवाई अड्डे पर पहुंचेगी सहायता। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव को किया संबोधित। कनाडा के साथ संबंधों पर कहा, कनाडा की कुछ नीतियां से है समस्या, स्थिति के जल्द बेहतर होने की जताई उम्मीद। संसद में सवाल पूछने के बदले रिश्वत लेने का मामला। महुआ मोइत्रा से टीएमसी ने अपना पक्ष रखने को कहा। संसदीय समिति की जांच पूरी होने के बाद पार्टी लेगी फैसला। बीजेपी ने कहा, मामले से पल्ला नहीं झाड़ सकती तृणमूल कांग्रेस। अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान, तेज भीषण चक्रवाती तूफान में बदला। 23 से 25 अक्टूबर के बीच तटीय ओडिशा और पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना। 24 अक्टूबर की शाम तक यमन के अलगेदा और ओमान के सलालाह के बीच से गुजर सकता है तूफान। भक्ति और उल्लास के साथ देश भर में मनाई जा रही है दुर्गाष्टमी। महाशक्ति की आराधना के लिए मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। और खेल की खबरों में वनडे विश्व कप में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला जारी। न्यूजीलैंड ने जीत के लिए भारत के सामने रखा लक्ष्य। न्यूजीलैंड ने भारत को दिया 274 रन का लक्ष्य। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। रिश्वत लेकर सवाल पूछने के आरोपों में घिरी तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। उनकी पार्टी ने संसदीय जांच की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस मामले में उचित कदम उठाने की बात कही है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता डेरेक ओब्रायन ने बताया कि पार्टी नेतृत्व ने इस विवाद को लेकर महुआ से अपना पक्ष रखने को कहा था। डेरेक ओब्रायन ने कहा कि मामला एक सांसद से जुड़ा है और इसकी जांच उचित संसदीय फोरम पर हो रही है। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद पार्टी नेतृत्व उचित निर्णय लेगा। ध्यान रहे कि महुआ मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के बदले एक उद्योगपति से रिश्वत और उपहार लेने का आरोप है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा संसद में सवाल पूछने के लिए रिश्वत लेने के मामले में विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। इस मामले में पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी पहले तय करती है कि संसद में कौन सा सांसद क्या कहेगा। उन्होंने टीएमसी के जरिए इस मामले में दूरी बनाने पर भी सवाल खड़े किए। महुआ मोइत्रा लोकसभा में जो टारगेट करके पीएम को इतनी भला बुरा बोला, उसका समय टीएमसी ने अलॉट किया था। पार्टी अलर्ट करती है कि उसका कौन सा एमपी क्या बोलेगा, तो अब टीएमसी अपने आप से पल्ला झाड़ना चाहती है। पूरा किस्सा बाहर आ चुका है, कैसे पैसा देकर उनसे करवाया गया और नरेंद्र मोदी जैसे ऋषि जैसे प्रधानमंत्री को टारगेट किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए 52 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है।
सूची में करीमनगर सीट से बंदी संजय कुमार, गोशमहल सीट से टी राजा सिंह, बेलमपल्ली सीट से अमरचुला श्रीदेवी, जगतियाल से डॉक्टर बोगस्त्रवनी, रामागुडम सीट से कुदलू संध्यारानी के नाम शामिल हैं। पायल शंकर को आदिलाबाद सीट से पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इन उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर खोखले वादे करने का आरोप लगाया। उन्होंने खासतौर से यहां पर कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस जो है लगातार सिर्फ झूठे वादे करती है और अपने वचन पत्र में भी झूठ के अलावा कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा। हम वादे नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उसको बता रहे हैं। कांग्रेस तो रोज झूठे वादे करती है। उनने मोहब्बत की दुकान नहीं, कांग्रेस ने तो झूठ की दुकान खोल के रखी है। रोज झूठ परोसो। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये महाझूठ पत्र तो दूसरा ले आए, पहले वचन पत्र का क्या हुआ? भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस आपसी लड़ाई में उलझी हुई है। उन्होंने कहा कि चुनाव में अशोक गहलोत सरकार की जबरदस्त हार तय है। कांग्रेस में आपसी घमासान बहुत अधिक है और 5 साल केवल लड़ाई करने का काम किया है। राजस्थान की जनता त्रस्त है और ये हम मान के चलिए कांग्रेस की विदाई भी तय है, ऐतिहासिक विदाई तय है कि वो 20-25 साल तक कांग्रेस कभी भी राजस्थान में सत्ता में नहीं आ पाएगी। भारतीय जनता पार्टी की पूरी जमीन पूरे राजस्थान में तैयार है। ऐतिहासिक विजय हमें हासिल होगा। सभी कार्यकर्ता मिलकर के चुनाव के लिए काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जारी है। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने सिवनी में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस के लिए वोट मांगे। हमारे कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ नौजवान, इसके परिवार में कैसे आर्थिक मजबूती आए ताकि वो अच्छी पढ़ाई कर सके, अच्छे स्कूल में जा सके, ये आज चुनौती है हमारे कृषि क्षेत्र में। तो आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि भविष्य आपके हाथ में। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। नड्डा आज कांगड़ा हवाई अड्डे पहुंचे, वहां उनका शानदार स्वागत किया गया। जन सेवाओं की जानकारी की पहल के बारे में कांग्रेस के सवालों को भाजपा ने खारिज कर दिया है। ध्यान रहे कि कांग्रेस ने सभी जिलों में अधिकारियों को रथ प्रभारी के तौर पर नियुक्त करने की खबरों पर सवाल उठाए थे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि यह भले ही कांग्रेस के लिए नई बात हो, लेकिन जन सेवाओं को लोगों तक पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है। अगर मोदी सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि तमाम योजनाओं का लाभ सभी को मिले, तो इस पर किसी भी गरीब देशी को आपत्ति नहीं हो सकती। मगर कांग्रेस के दिमाग में तो बस एक ही बात रहती है कि किस प्रकार गरीब को गरीब ही रखा जाए। इसलिए वो इस पहल का विरोध कर रही है। मुझे यह देखकर हैरानी होती है कि कांग्रेस को इस बात से दिक्कत है कि योजनाओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लोक सेवक जमीनी स्तर पर काम करें। यदि यह शासन का मूल सिद्धांत नहीं है तो क्या है? जहां तक रथ के विरोध की बात है तो यह रथ युद्धपोतों को व्यक्तिगत नौकाओं के रूप में प्रयोग करने के मुकाबले जन संसाधनों का उचित प्रयोग है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। दुर्गाष्टमी के अवसर पर उन्होंने कांगड़ा स्थित माता बगलामुखी मंदिर में पूजा अर्चना की। तेलंगाना के भाजपा अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने कहा कि भाजपा उम्मीदवारों की सूची को लेकर जनता की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। आज जो लिस्ट किया है उसमें प्रत्याशी वो सीनियर लीडर्स है, सभी लोग इसमें शामिल है। 3 सांसद भी लड़ रहे और 3 विधायक भी लड़ रहे
लगभग 12 एक्स-MLAs भी है, लगभग 3 एक्स-MPs भी है, म्यूनिसिपल चेयरमैन्स भी है। ऑलमोस्ट जो लिस्ट आज घोषणा करने के बाद सभी एक अच्छे रेस्पॉन्स जनता के बीच में से आ रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राजधानी दिल्ली में कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि भारत आज 5 दशक पहले की तुलना में कई बेहतर स्थान पर है। उन्होंने कहा, हमें विकासवादी दृष्टिकोण के साथ साथ निर्भीक सोच दोनों की आवश्यकता है। There has been a lot of evidence to show, and really there's no question whether we are speaking from the perspective of India or from the perspective of the world, that we are far better off today than we were a decade or 2 or 5 before. Yet, precisely because every set of solutions throws up a new generation of problems, we constantly dissect, analyze, debate, and sometimes even agonize. The really good people in my business, however, also imagine, anticipate, and foresee. So today, we need both an evolutionary approach as well as audacious thinking, however contradictory that might seem. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक आतंकवाद जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों से निपटने के लिए प्रतिबद्ध प्रयास करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। A second contributor to volatility is conflict in a globalized world, where consequences spread far beyond the immediate geography. We have already experienced this in respect of Ukraine. The ripple impact of what is taking place right now in the Middle East is still not entirely clear. In different regions, there are smaller happenings whose impact is not inconsequential. In the domain of violence, there is also the less formal version, if you would, that is very pervasive. I speak here of terrorism, which has long been honed and practiced as a tool of statecraft. The basic takeaway for all of us is that given the seamlessness of our existence, any expectation that conflicts and terrorism can be contained in their impact is no longer tenable. साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए कनाडा में भारतीय वीजा सेवा स्थगित करनी पड़ी है। Ensuring safety and security of diplomats is the most fundamental aspect of the Vienna Convention. And right now, that is what has in many ways been challenged in Canada, that our people are not safe, our diplomats are not safe. If we see progress there, I would like very much to resume the issue of visas. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मऊगंज में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को गिनाया। आप बताओ, जितनी अच्छी सड़कें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई, पहले कभी बनी थी क्या? अरे कांग्रेस ने ऐसी सड़कें बनाई थी क्या? गाड़ी भी टूट जाती थी कांग्रेस की सड़कों पे और हड्डा पसरा भी टूट जाते थे। सिंचाई की व्यवस्था, ये बांध सागर कभी कांग्रेस ने पूरा नहीं किया। बांध सागर अगर पूरा किया तो हमने पूरा करके किसान के खेतों में पानी दे रहे हैं। और जिन इलाकों में पानी नहीं पहुंचा, किसान भाइयों चिंता मत करना, एक के बाद एक सिंचाई की योजनाएं बनाते चले जा रहे हैं। हम आपके हनुमना और आपके मऊगंज के खेतों में भी पानी लाएंगे ताकि किसान के खेतों में सबसे लहराए। फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए टीडी न्यूज पर। सामुदायिक प्रयास की अनूठी तस्वीर। ग्रामीणों ने जन भागीदारी से बेकार बंजर पड़ी पहाड़ी भूमि को खूबसूरत हरे और घने जंगल में किया तब्दील। तो कहीं ग्रामीणों ने
आपसी प्रयास से बेकार पड़ी प्लास्टिक बोतलों से बनाया खूबसूरत बस स्टॉप। कहीं खेती में हो रहे हैं नवाचार, तो कहीं दिव्यांगों को मुख्य धारा से जोड़ने के हो रहे हैं प्रयास। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। ये लोग तुझे काला पानी भेज रहे हैं महावीर। महावीर? सुना है कैदी मौत की भीख मांगता है, लेकिन कोई काला पानी आना नहीं चाहता। आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हम स्वराज के लिए जरूर लड़ेंगे। अब तो जो हश्र आपका होगा वही हश्र हमारा होगा। लड़ना है तो स्वराज के लिए लड़ो। स्वराज में देखिए क्रांतिकारी महावीर सिंह की महान गाथा। देखिए स्वराज प्रत्येक रविवार प्रातः 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंजाब के फिरोजपुर में सुरक्षा बलों ने एक पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किया। बीएसएफ ने ड्रोन की मौजूदगी की सूचना के बाद तलाशी अभियान शुरू किया था। सुरक्षा बलों ने इस संयुक्त अभियान में एक गांव के बाहर खेत से पाकिस्तानी ड्रोन बरामद कर लिया है। भारत ने फिलिस्तीनी लोगों के लिए राहत सामग्री भेजी है। करीब 38 टन चिकित्सा और आपदा राहत सामग्री लेकर भारतीय वायुसेना का एक विमान मिस्र में अल अर्श हवाई अड्डे के लिए रवाना हुआ। विदेश मंत्रालय ने बताया कि फिलिस्तीन के लोगों के लिए लगभग 6.5 टन चिकित्सा सहायता और 32 टन आपदा राहत सामग्री लेकर भारतीय वायुसेना का C-17 विमान मिस्र में अल अर्श हवाई अड्डे के लिए रवाना हुआ। सामग्री में आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं, सर्जिकल सामान, तंबू, स्लीपिंग बैग, त्रिपाल और जल शुद्धिकरण टैबलेट सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। इजराइल हमास संघर्ष के बीच भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी का सिलसिला जारी है। ऑपरेशन अजय के तहत भारतीय नागरिकों को लेकर छठी उड़ान तेल अवीव से दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने फिलिस्तीनी मुद्दे को हल करने के लिए द्विराष्ट्र सिद्धांत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हम शांति और स्थिरता को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यूएन महासचिव ने कहा कि इजराइल को अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक ज़रूरतों को पूरा होते देखना चाहिए, वहीं फिलिस्तीन को भी अपनी आकांक्षाओं को साकार होते देखना चाहिए। इजराइल और हमास संघर्ष से निपटने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए मिस्र की राजधानी काहिरा में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। ये सम्मेलन इजराइल के ज़मीनी आक्रमण रोकने की दिशा में बिना किसी आम सहमति के समाप्त हो गया। सम्मेलन के बाद कोई संयुक्त बयान जारी नहीं किया गया। मिस्र सरकार ने टकराव को रोकने और इसे स्थायी रूप से समाप्त नहीं करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आलोचना की। वहीं ब्राज़ील के विदेश मंत्री ने इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष पर तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। इजरायली सेना ने अपने हमले के अगले चरण में बुनियादी बदलाव के संकेत दिए हैं। सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि युद्ध का अगला चरण उम्मीदों से काफ़ी अलग हो सकता है। गजा के निवासियों से दक्षिणी क्षेत्र छोड़ने का फिर से आह्वान किया गया है। वहीं हमास के हमलों को लेकर इजराइल के विदेश मंत्री अली कोहेन ने दुनिया भर से इजराइल के समर्थन की उम्मीद जताई है।
बात करते हैं उत्तर प्रदेश में बरेली के ग्राम डबोरा गंगापुर प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका दीपमाला पांडे की, जो अपने प्रयासों से दिव्यांग बच्चों की जिंदगी में उजियारा लाने का काम कर रही हैं। दीपमाला ने अभी तक 800 दिव्यांग बच्चों को स्कूल तक पहुंचाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मन की बात कार्यक्रम में उनके इस प्रयास की सराहना कर चुके हैं। शुरुआत की थी इस अभियान के माध्यम से दिव्यांग बच्चों का स्कूल में दीपमाला ने दाखिला भी कराया था और इसके साथ ही वो दूसरे शिक्षकों को बच्चों को स्कूल में दाखिला देने के लिए प्रेरित भी करती हैं। और अब यह अभियान और वृहद हो गया है। वह अब इन दिव्यांग बच्चों के पुनर्वास के लिए भी काम करती हैं। वह यह काम होप अभियान के जरिए कर रही हैं। वन कॉल दिव्यांग बच्चों के नामांकन से हमने स्टार्ट किया था 2015 में, और उसमें उस समय हमने लगभग 800 बच्चों का एडमिशन करवाया था और 350 शिक्षक जुड़े हुए थे। लेकिन अब बच्चों के नामांकन के साथ साथ हम लोग बच्चों के पुनर्वास पे भी कार्य कर रहे हैं, और इसके लिए हमारी जो टीम जो है उसमें टीचर्स के अलावा हमारे साथ बहुत सारे डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट और स्पेशल एजुकेटर को हमने जोड़ा हुआ है होपलाइन के नाम से। हमारा अब जो अभियान है वो नामांकन तक सीमित नहीं है, क्योंकि सरकार भी इस पे काफ़ी फोकस कर रही है। तो अब हमने काउंट करना छोड़ दिया है कि हमारे साथ कितने बच्चे जुड़े हैं। अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ कितने बच्चे हम रिहेबिलिटेट कर पा रहे हैं, कितने बच्चों को डिवाइसेस प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, कितने लोग को थेरेपीज दे पा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों पे कर रहे हैं, और होपलाइन के थ्रू अभी तक लगभग 200 से 250 बच्चों की प्रॉब्लम्स जो है वो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। स्वास्थ्य की सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना शुरू की, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को उनकी जटिल से जटिल बीमारी का इलाज करने में मददगार साबित हो रही है। उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर खीरी की तहसील पलिया कलां के रहने वाले राजेश कुमार प्रजापति, जिनका आयुष्मान भारत योजना के तहत हृदय रोग जैसी बीमारी का इलाज हुआ था और अब वो स्वस्थ हैं और अपना काम भी नियमित रूप से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के कार्यक्रम में बातचीत कर राजेश कुमार प्रजापति का हाल भी जाना था। राजेश कुमार प्रजापति आज भी परिवार के साथ नियमित रूप से मन की बात कार्यक्रम को सुनते हैं और काफ़ी खुशी महसूस करते हैं। मुझे प्रधानमंत्री से बात करके बहुत अच्छा लगा, और जो ये योजना निकाली है ये बहुत अच्छी निकाली है, और उनसे बात करके मेरे दिल में इतनी खुशी हुई है कि आज मैं यहाँ मामूली सा आदमी हूँ और प्रधानमंत्री स्वयं मुझसे बात कर रहे हैं, और मुझे उनके बात करने का जो तरीका है बहुत अच्छा लगा। जो आयुष्मान कार्ड की योजना के तहत जो मेरा इलाज हुआ है वो बहुत सराहनीय है और बहुत ही अच्छा है। उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जब भी संडे आता है 11 बजे से पहले मैं टीवी खोल के बैठ जाता हूँ। मुझे उनकी बातें सुनने में इतना अच्छा लगता है। अच्छी तरीके से बातें करते हैं, देश के बारे में, परिवार के बारे में, हमारे परिवार के बारे में, और दूसरों के लिए भी पूछते हैं। तो मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे परिवार का कैंडिडेट मुझसे बात कर रहा है। चक्रवाती तूफान तेज अब अति गंभीर चक्रवात में तब्दील हो चुका है। दक्षिण पश्चिम अरब सागर पर तूफान अति गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया, जो कि पिछले 6 घंटों के दौरान 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गया है। तूफान के 24 अक्टूबर की दोपहर तक एक अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में यमन के अलगैदा और ओमान के सलालाह के बीच से गुजरने की संभावना है। इस दौरान हवा की रफ्तार 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 140 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। वहीं आईएमडी के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि 23 से 25 अक्टूबर के बीच तटीय ओडिशा और पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 25 तारीख के अंदर कोस्टल उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने का संभावना है लगभग सभी जगह पर। और जो विंड स्पीड है ये धीरे धीरे बढ़ेगा,
सी कंडीशन जो है अभी वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल और नॉर्थ बे ऑफ बंगाल पे अशांत है, वेरी रफ सी कंडीशन चल रहा है। और कल ये सी कंडीशन वेस्ट सेंट्रल बे और नॉर्थ बे ऑफ बंगाल पे वेरी रफ टू हाई हो सकता है। ऐसे सी कंडीशन स्क्वाली विंड स्पीड फिशरमैन के लिए सेफ नहीं है और शिप के लिए भी सेफ नहीं है। इसलिए हम कंटिन्यूसली वार्निंग एंड एडवाइस जारी कर रहे हैं। कोई फिशरमैन समुद्र के अंदर नहीं जाना चाहिए, जो समुद्र में है वो तुरंत 23 तारीख से पहले वापस आ जाना चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में आज सुबह समग्र वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में समग्र वायु गुणवत्ता 302 के साथ बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। और आइए बात करते हैं नवरात्रि के 8वें दिन की। जी हां, शारदीय नवरात्रि का आज 8वां दिन है। आज मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। महाअष्टमी के दिन दिल्ली के कालकाजी मंदिर में मां महागौरी की पूजा अर्चना की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने एक्स पर कहा कि सभी देशवासियों को दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। दुर्गा पूजा का त्योहार असत्य पर सत्य और अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक है। यह पर्व हमें महिला शक्ति के सम्मान को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि माँ दुर्गा सबके जीवन में सुख और समृद्धि लाएं। साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति ने एक्स पर कहा कि दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाने वाला यह त्योहार हमें मां दुर्गा के अदम्य साहस और बुराई पर अच्छाई की शाश्वत जीत की याद दिलाता है। मां दुर्गा हम सभी को बेहतर स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि प्रदान करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा कि आज महागौरी का विशेष पूजा अर्चना का पावन दिन है। करुणामयी और अमोघ फलदायिनी देवी मां से प्रार्थना है कि अपने सभी साधकों को आशीष देकर उनका कल्याण करें। दुर्गा पूजा पंडालों में दिव्य और आभापूर्ण मां की प्रतिमा स्थापित की गई हैं। दर्शन के अभिलाषी बच्चे, महिलाएं, युवा, बुजुर्ग पंडालों में पहुंच रहे हैं। गाजियाबाद में भी लोग दुर्गा पूजा पंडालों में मां दुर्गा की आराधना के लिए पहुंचे। वहीं वनडे विश्व कप में आज भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने निर्धारित 50 ओवर में सभी विकेट गंवाकर 273 रन बनाए हैं। भारत को यह मैच जीतने के लिए 274 रन की जरूरत है। तो फिलहाल के लिए सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।